नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बंजर भूमि में और सूखे इलाकों में पैसे कमाना है तो करें लेमन ग्रास की खेती। गर्मियों में हरे चारे का सस्ता और अच्छा विकल्प है अजोला। एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बेहतर सोर्स है लेमन ग्रास। साथ ही विटामिन सी भारी मात्रा में इसमें होता है। लेमन ग्रास ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेमन ग्रास की भी मांग बढ़ी है, इसलिए किसानों के लिए ये फायदे की खेती बनती जा रही है। लेमन ग्रास की खूबी ये है कि इसे सूखा और बंजर प्रभावित इलाकों में भी लगाया जा सकता है। चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं जिला बांका के प्रगतिशील युवा किसान अभिषेक चौधरी से। भारत सालाना करीब 700 टन नींबू घास की तेल का उत्पादन करता है, जिसकी एक बड़ी मात्रा निर्यात की जाती है। भारत का लेमन ग्रास तेल उच्च गुणवत्ता के चलते हमेशा मांग में रहता है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे को पूरा करने की कवायद में जुटी भारत सरकार ने एरोमा मिशन के तहत जिन औषधि और सुगंधित पौधों की खेती का रकबा बढ़ा रही है, उसमें एक लेमन ग्रास भी है। लेमन घास की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। उच्च ताप तथा धूप की उपस्थिति से पौधे में तेल की मात्रा बढ़ती है। लगभग सभी प्रकार की भूमि में इसकी खेती की जाती है। दोमट उपजाऊ मिट्टी अधिक अच्छी होती है, पर बालू युक्त चिकनी मिट्टी, लेटेराइड एवं बारानी क्षेत्र में भी उपजाई जा सकती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो मैंने लखनऊ CIMF के साइंटिस्ट से जाकर के सलाह लिया और वहाँ से मुझे पता चला कि इस चीज़ की खेती करनी चाहिए। तो उन्होंने सलाह दिया कि आप लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, फिर हमारे पास हम लोगों ने 7 एकड़ ज़मीन लीज पे लिया और 7 एकड़ ज़मीन में हम लोग खेती करने के लिए तैयार हुए। जी, इसमें सरकारी सब्सिडी भी अवेलेबल है। प्रति हेक्टेयर 8,000 रुपये की सब्सिडी इसमें मिलती है। फिर हमारी बात लखनऊ की एक की कंपनी से हुई जो कि इस फसल की मार्केटिंग करती है। वो आपका पौधा भी देती है और फसल की मार्केटिंग भी करती है। तो इसके पौधा का रेट मिनिमम 1 से 2 रुपये, जो कि कृष्णा वैरायटी का होता है। कृष्णा वैरायटी का ये पौधा है और इसका 2 रुपये रेट पड़ता है, 1 से 2 रुपये ट्रांसपोर्ट के सहित, और वो मार्केटिंग तक का जिम्मा लेती है। तो इसमें हम लोगों को ये अच्छा फैसिलिटी दिखा कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फसल का भी वो, प्लांट का भी वो गारंटी देते हैं, वो एग्रीमेंट तक किसान के साथ करते हैं। लेमन ग्रास की खेती भी धान की तरह ही होती है। पहले इसका स्लिप्स लगाया जाता है, इसके बढ़ जाने पर इसे खेतों में लगाया जाता है। इसे पुराने पौधों के ऊपरी भाग के जड़ से 15 सेंटीमीटर छोड़कर काटकर जड़ों के भाग को अलग कर देते हैं और लगभग 15 सेंटीमीटर गहरे छेदों में 45 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। लगाने का उत्तम समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में है, लेकिन सिंचाई का साधन रहने पर फरवरी और मार्च माह में भी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर के लिए 7,500 स्लिप की आवश्यकता होती है। इसकी उन्नत किस्मों में OD19, OD40, प्रगति, RRL16, प्रमाण, सुगंधी आदि प्रमुख है। अभी हमारा फसल यहाँ पे लगा हुआ है। समथिंग 7 एकड़ में आपका 1 एकड़ में 20,000 पौधा इसमें लगता है। टोटल अगर हाई डेंसिटी फार्मिंग करेंगे तो 24,000 पौधा लगता है, लेकिन हम लोग 20,000 पौधा प्रति एकड़ लगाए हुए हैं। 1 बाई 1 फीट के दूरी पे लगता है। 1 फीट प्लांट से प्लांट का दूरी, पौधे से पौधे का दूरी, और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट होता है। का जो आप लगाइएगा तो इसका सबसे बड़ा, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो इसमें जो पानी का जो होता है, पानी इसमें बहुत ही कम लगता है। और इसमें जो हम पानी डालेंगे वो वीकली डालते हैं, 7 दिन पे डालते हैं हम लोग पानी। जब लगाते हैं तो पहले दिन लगाने के बाद ही डाल देते हैं, उसके बाद 7-7 दिन पे इसमें हम लोग पानी डालते हैं। उसके बाद 7 दिन पे हम 1 मंथ तक पानी डालते हैं। 1 महीने के बाद फिर हम इसमें 15 दिन पे पानी डालते हैं।
फिर 15 दिन के बाद जो है फिर जैसे ही हमारा ये पौधा 3 महीने का हो जाता है, फिर हम पानी इसमें डालना बंद कर देते हैं। इसमें नमी हमें फिर 1 महीने पे एक बार पानी डालना होता है। फिर जो हमारा ये पानी के बाद जो हमारा खाद का प्रबंधन होता है, तो इसमें खाद जैविक लगता है, कोई भी हम लोग केमिकल खाद यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑर्गेनिक फसल, ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज़ करते हैं इसमें। तो जैसे कि हम लोग लगाते समय इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। प्रति हेक्टेयर जो भी होता है उसका रेशियो, जैसे हम लोगों ने इसमें 1 हेक्टेयर में 3 टन समथिंग इसमें यूज़ किया है। ये फसल 6 महीने का है, फसल 6 महीने का है और ये 6 महीने में हमारा तैयार हो जाएगा फसल। सीमेप के गुणाभाग और शोध के मुताबिक 1 हेक्टेयर लेमन ग्रास की खेती में शुरू में 30,000 से 40,000 की लागत आती है। एक बार फसल लगाने के बाद साल में 3 से 4 कटाई ली जा सकती है। मेंथा और खस की तरह ही लेमन ग्रास की पेराई होती है और पेराई संयंत्र भी लगभग एक जैसा ही होता है। पत्तियां काटकर इन्हें टंकी में भरकर आसवन किया जाता है, जिससे करीब 100-150 किलो तेल निकलता है। इस तरह से 1 लाख से 1,60,000 तक आमदनी हो सकती है। खर्च निकालने के बाद 1 हेक्टेयर में किसान को प्रतिवर्ष 70,000 से 1,20,000 तक का शुद्ध मुनाफा हो सकता है। और इसका मार्केट बहुत ही इजीली मिल जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेचने में। बहुत ही ज़्यादा फायदा है। 1 एकड़ में कम से कम किसान को 1 लाख से 2 लाख रुपए का फायदा है और अधिक से अधिक आमदनी भी है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र विश्व का 2.4% है, जबकि विश्व के 11% पशु भारत में हैं। यहाँ विश्व की 55% भैंसें, 20% बकरियां और 16% मवेशी पाए जाते हैं। इससे हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। अगर डेयरी व्यवसाय की बात करें तो इन पशुओं के आहार में कुल लागत का 70% खर्च हो जाता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का प्रयोग करें तो डेयरी व्यवसाय से और अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए अजोला को उगाने की विधि और इसके उपयोग के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। जो पशुपालन करते हैं उसमें हरा चारा का एक अलग महत्व होती है, इसे सभी लोग परिचित हैं। अब हरा चारा उगाने के लिए हम लोग के पास ज़मीन की कमी हो जाती है, पानी की कमी होती है, जिसके कारण सालों भर पशु को हरा चारा नहीं दे पाते हैं। उसके लिए अजोला जो है एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बनकर आई है कि अजोला का उत्पादन आप घर पे भी छोटी सी जगह पे कर सकते हैं। अजोला है क्या चीज़? अजोला एक फर्न है जो कि पानी में उत्पन्न होती है, पानी से उसकी बढ़ोतरी होती है। तो इसको अजोला क्या है, जिसको हरा चारा के रूप में अच्छी तरह से आप पशु को खिला सकते हैं, मुर्गी को भी खिला सकते हैं, बकरी को भी खिला सकते हैं। अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार जो इन समस्याओं से घिरे किसानों के लिए आशा की एक किरण है, जो समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। अब हम पहले जानें कि इसमें पोषक तत्व क्या है, क्यों इसको जानवर को खिलाना चाहिए। अजोला एक ऐसी हरा चारा, ऐसी फर्न है जिसका हरा चारा के रूप में हम लोग लेते हैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कि आप अपने पशु को जब खिलाएंगे तो प्रोटीन अधिक मात्रा मिलेगी, जिसके कारण दूध बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और पशु को ज़्यादा स्वस्थ रहने की संभावना भी बढ़ती है। इसके साथ साथ इसमें मिनरल की भी मात्रा बढ़ती है। लगभग 90% इसमें पानी होती है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में यदि आप खिलाते हैं तो एक अलग ठंडक महसूस होगी जानवर में, तो गर्मी के प्रभाव से भी ये बचाती है। लेकिन अपने भारतवर्ष में अजोला पिनाटा वैरायटी होती है और सबसे प्रचलित है, चूँकि इसमें गर्मी सहन करने की भी क्षमता अधिक होती है और आजकल के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एक गुच्छे के रूप में होती है। अजोला उगाने का बहुत बेहतरीन तरीका है कि जहाँ पर आपके घर के बगल में, आपके फार्म के बगल में जहाँ पर भी खाली जगह है, वहाँ पर क्या करें, आप प्लास्टिक बिछा दे सकते हैं और साइड में केवल 2-2 ईंटें लगा दें, ताकि ऐसा हो जाए कि कम से कम 6 इंच पानी उसमें जमा रहे। इतना आप गड्ढा कर सकते हैं या प्लास्टिक बिछा के नॉर्मल फ्लोर पे ही ऊंचा कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी जगह पे करें कि ऐसा ना हो कि बरसात के समय में बारिश का पानी पूरा उसमें भर जाए, तो इसलिए थोड़ी सी ऊंची जगह पे इसका आप निर्माण करें।
उसको निर्माण करने के बाद उसमें क्या करना है, खेत की मिट्टी जो होती है थोड़ी मोटाई कर दें, 1 उंगली भर मोटाई खेत का मिट्टी उसमें डाल दें। उसके बाद उसमें साफ पानी डाल दें। साफ पानी डालने के बाद अजोला का कल्चर, अजोला जहाँ भी उत्पादन हो रही है वहाँ से अजोला का कल्चर ला के आप 200 से 250 ग्राम भी उसमें डाल देंगे तो आपको 20 से 21 दिन में पूरा भर जाएगा। और जब इसका उत्पादन करें तो जो जहाँ पर पीट बनानी है आपको ये ध्यान रखनी है कि वहाँ पर धूप भी आनी है, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं लगे। डायरेक्ट धूप यदि लगती है वहाँ पर तो भी आपका अजोला खराब हो जाएगा, और धूप नहीं लगेगी तब भी अजोला आपका लाल होने लगेगा और वृद्धि बहुत कम होगी। यानी कि किसी पेड़ के नीचे, या वैसा करें कि आप नीचे पीट बना दें, ऊपर मचान लगाकर आप सब्जी उत्पादन भी कर सकते हैं, ताकि थोड़ी थोड़ी धूप आते रहेगी, जिससे कि उसको सूरज की रोशनी मिलते रहेगी। प्रत्येक दिन यदि 6 बाई 4 फीट का आपके पास पीट बना हुआ है तो प्रत्येक दिन आप 1 किलो तक अजोला आप आराम से उत्पादन कर सकते हैं। और इसको 1 किलो यदि आप खिलाते हैं तो जानवर में कम से कम, यदि 10 लीटर दूध देने वाली है, कहने का मतलब है कि 10% तक इसमें दूध बढ़ने की संभावना जरूर रहती है। अब इसके खिलाने के तरीके जो होते हैं, आप इसको हमेशा क्या करेंगे कि जब अजोला को पानी से निकालेंगे, आपका पूरा पीट जब भर जाएगा तो आप क्या करेंगे, 1 किलो उससे निकाल लेंगे। निकालने के बाद सबसे पहले उसको साफ पानी से 1-2 बार धो लें। उसके बाद जानवर को डायरेक्ट खिलाने के लिए, खाने के लिए दे सकते हैं। चाहे तो इसको कुट्टी जो सूखा भूसा आप खिला रहे हैं उसके साथ मिला के खिलाएं, या दाने के साथ आप खिला सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजोला किसानों का सच्चा मित्र है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अजोला पूरी तरह 100% पर्यावरण मित्रवत है तथा इसका कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। अतः आप भी अजोला की खेती कर सकते हैं। इस अद्भुत व विलक्षण गुणों वाले पौधे को आप अपने प्रक्षेत्र या घर के आसपास उगाकर लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कि जहाँ पर आप अजोला उत्पादन कर रहे हैं, महीना में कम से कम 1 बार पानी बदलते रहें। पानी के साथ साथ मिट्टी भी बदल दें, और जब भी उपयोग में लाएं तो खेत का मिट्टी लाएं, क्योंकि खेत की मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। चाहे तो पोखर का, तालाब का भी पानी मिट्टी उपयोग में ला सकते हैं, उसमें पौष्टिकता ज्यादा होती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम 12 जिला देवघर के कृषक श्याम सिंह ने। यह अमरूद के बाग में कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्याम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अमरूद जिसे कि बिही भी कहा जाता है कि खेती के बारे में जो लगने वाले कीट तथा बीमारियों की चर्चा करना चाहेंगे। किसान भाइयों, अमरूद एक बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है तथा जिसमें विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग को फल मक्खी कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कीट है जिसे फल मक्खी कहा जाता है। जो फल मक्खी है, जो इसके 4 अवस्थाएं होती है, जिसे कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क कहा जाता है, जो कि अपनी जीवन क्रिया फल के ऊपर तथा फल के अंदर में पूर्ण करती है, जिससे कि फलों को सड़ा देती है। किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो फल मक्खी होती है इसमें फलों के ऊपर अंडे देती है तथा इसके अंदर लार्वा, प्यूपा और ये एडल्ट बनते हैं, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, फल सड़ जाता है, जिसका कि मार्केट में जो बाजार भाव है अच्छा नहीं मिल पाता है। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए आप जो फेरोमोन ट्रैप है इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसे आप 1 एकड़ में 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप यदि लगाते हैं तो ये इसका आप जैविक तरीके से इसका नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा इसके नियंत्रण के लिए आप सोलोमन के नाम से दवा आती है, जिसे 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिसे कि बेटा साइफ्लूथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड जो रासायनिक तत्व इसके अंदर होता है, इसका छिड़काव करते हैं तो प्रभावी रूप से इसका नियंत्रण हो जाता है। अमरूद के बाग को छाल भक्षक कीट और मीली बग कीट अधिक हानि पहुंचाते हैं, तो आप कैसे करें नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसके बाद में आता है किसान भाइयों छाल खाने वाला कीड़ा या इल्ली। इसमें क्या होता है कि जो अमरूद का
पौधा होता है उसके जो छाल होती है उसमें जाले नुमा बना देती है, जिसमें कि छोटे छोटे चाय पत्ती के दाने जैसे जालों में गुच्छे सब बन जाता है। इसमें यदि आप बारीकी से देखते हैं तो इसमें एक छेद होता है, छेद में इल्ली होती है जो कि तने को खाती है और नुकसान करके खोखला बना देती है पौधों को। इसके नियंत्रण के लिए आप कोई दवा होती है जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे नुआन है, इसे आप इंजेक्शन की सहायता से इसमें भर दे, या जो पेट्रोल होता है या केरोसिन होता है जिसे आप इंजेक्शन की सहायता से इसमें भर दे और ऊपर से कपास लगा के काली मिट्टी से बंद कर दे तो कीड़ा अंदर मर जाता है तथा इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, इसके बाद में आता है मिलीबग। मिलीबग अपने आप नुकसान तो पहुंचाता ही है, लेकिन इसके साथ में जो अमरूद में काफ़ी बीमारी है इसको भी बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। किसान भाई, इसमें मिलीबग के कारण सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़े पत्तियों पर तथा मुलायम फलों के ऊपर अपना रस चूसते हैं तथा इसमें एक सिक्रेटा टाइप का जो लसलसा पदार्थ छोड़ते हैं जिससे कि जो बीमारी है उसको बढ़ावा मिल जाता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए आप एस्टामिप्रिड प्लस प्रोफेनोफास इसका यदि आप छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। अमरूद के बाग को कुछ रोग भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई, यह हुई कीटों की बात। अब आती है रोग। रोग भी इसमें कुछ प्रमुख रोग है जो कि अमरूद की खेती में बाधा पहुंचाते हैं, जैसे कि अमरूद का विल्ट या जिसे उकटा रोग भी कहते हैं, जिसके कारण कि बगीचे के बगीचे खराब हो जाते हैं। इसमें पौधा बहुत जल्दी मर जाता है, जिसमें यह फाइटोप्थोरा फंगस के कारण होता है। इसमें जो पत्तियां है पहले ऊपर से नीचे की तरफ सूखना चालू होते हैं, इसके बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, विल्ट के लिए एक तो कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी है जिसका चुनाव करना चाहिए, जिसमें कम लगता है, या इसके बाद में विल्ट अधिकतर क्षारीय भूमि में लगता है। इसमें पीएच मान को भी मेंटेन करके इससे मुक्ति पाई जा सकती है। और इसके बाद में आता है एंथ्रेक्नोज, जिसमें पत्तियों तथा फलों पर पानी के आकार के धब्बे बनने लगते हैं, जिससे वो फल सड़ने लगता है और इससे उपज प्रभावित होती है। किसान भाई, इसके लिए आप COC, जिसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद में आता है फ्रूट रॉट, जिसमें फल सड़ने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप मेटालिक्सिलमैन को जब 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ये रोग और कीटों से यदि बचा लिया जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
आम के बागों में हानिकारक कीटों का एकीकृत नियंत्रण। कम लागत में बांस की खेती करें, अच्छी आय कमाएं। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।